एग्जाम्पल नंबर 5.8, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल, ज़रा मुझे पढ़ के सुनाओ। While completing its third oscillation during linear SHM, a particle is at minus under root 3 by 2a heading to the mean position. रुक जा। थर्ड ऑसिलेशन, वाइल कंप्लीटिंग द थर्ड ऑसिलेशन During linear SHM, a particle is at minus under root 3 upon 2a. x इक्वल टू -3 बाय रूट 2a, Under root 3 रूट 3 बाय 2a. 2, सही है, a, ठीक है। और Heading to the mean position. मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। Determine the phase angle. डिटरमाइन द Phase angle. फेज एंगल, ठीक है, इतना ही दिया है, फेज एंगल डिटरमाइन करना है। इसको बिना मैथमेटिक्स के भी कर सकते हैं। देखो मैं पहले समझा देता हूँ। लीनियर एसएचएम में पार्टिकल मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट कर, अच्छा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम लोग अजम्पशन कर लेंगे कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ठीक है। ये मैं सिर्फ ऐसे लाइन बना रहा हूँ, मतलब ऐसा मोशन नहीं हो रहा, मोशन तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आया, ये कितना ऑसिलेशन हुआ? एक ऑसिलेशन हो गया। एक ऑसिलेशन के लिए वन ऑसिलेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू कितना फेज एंगल? 180. ग्राफ याद कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, या फिर यहाँ पर फेज एंगल ले लो ओमेगा टी। तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, तो ये कितना होता है? चेक करो नोटबुक में कितना होता है, चेक करो। ग्राफ बनाए थे ना? अरे ये एक साइकिल है, देखो ना ग्राफ में, देखो ना तुम्हारे सामने ग्राफ है। अरे ग्राफ बाजू में है ना, उसमें देखो जरा, 2 पाई है ना। तो एक ऑसिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपका फेज एंगल होगा तो वो कितना होगा? 2 पाई होगा, 2 पाई रेडियन। हम लोग डिग्री में नहीं, रेडियन में बात करेंगे। तो कितने ऑसिलेशंस हो चुके हैं? 3. थर्ड ऑसिलेशन चल रहा है। कंप्लीटिंग 3 ऑसिलेशंस बोला है क्या? पढ़ो तो वापस से। While completing its third oscillation. वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है? मतलब थर्ड चल रहा है तो 2 कंप्लीट हो गए। 2 ऑसिलेशंस में कितना फेज एंगल बन जाएगा? 4 फेज एंगल हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। अब थर्ड ऑसिलेशन पूरा हुआ नहीं है, तो 4 पाई प्लस एडिशनल जो एंगल है दैट विल बी द फाइनल फेज, जो हमें पूछा है उन्होंने। समझ में आया क्या करना है? अब अपना टास्क ये बचा है कि ये मेरे एक ऑसिलेशन हो गया, दूसरा ऑसिलेशन हो गया, 4 पाई तक पहुंच गए। अब तीसरे ऑसिलेशन में मेरा पार्टिकल यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, फिर इधर से वापस आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ देख के बताओ कि मेरा पार्टिकल इस तरफ है या उस तरफ है? इस तरफ है। मतलब यहाँ कहीं तो है, लेटर से इस पॉइंट पे, अंदाजे से मैंने पॉइंट बनाया, -√3/2a, ये लोकेशन है ना। ये x की वैल्यू कितनी है? -√3/2a है। अब इस पॉइंट से वो कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब ये भी कंप्लीट कर चुका है, प्लस ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो बस हमें ये पता है कि एक ऑसिलेशन होगा तो 2 पाई होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 90 या फिर π/2, फिर वापस आएगा तो कितना? 90 π/2, 90 + 90 कितना? 180, मतलब 2 π/2 + π/2 पाई प्लस π/2 3 π/2, और फिर उसके बाद जो भी एंगल है वो। सो मेरा जो फाइनल फेज आ जाएगा, फेज एंगल आ जाएगा ये 4 पाई, 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट होने का। फिर ये कितना था? 3 π/2 प्लस कुछ तो एंगल है, लेटर से थीटा ले लेते हैं, यहाँ से आगे का जो भी एडिशनल है ये। अब मेरा टास्क क्या बच गया? बस मुझे वो एंगल निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना फेज एंगल लग रहा है।
तो ये कैसे निकालेंगे, तो अपने पास ये फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, बट मैंने क्या लिया है, स्टार्टिंग फेज को 0 ले लिया है, अजम्पशन कर लिया है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस रूट 3/2a इक्वल टू a साइन, ये जो है ना ये उसका फेज़ होता है, ठीक है, ये उसका फेज़ है। तो ये फेज़ को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे ओमेगा टी। हमें ये निकालना है, हमें ये वाला फेज़ निकालना है विच इज़ दिस, ये निकालना है बस, अपना इतना ही टास्क है। ए और ए को कट कर दो। एक्चुअली ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से ये पूरा टर्म मिलेगा, ये एक ऑसिलेशन के लिए ये अपना इक्वेशन चलता है ना, तो ये मुझे पूरा टर्म मिलने वाला है, एज इट इज़ पूरा टर्म मिल जाएगा। तो ये पूरा जो टर्म है ये मेरा ओमेगा टी है, तो मुझे डायरेक्ट ये मिलने वाला है। चलो, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। अब माइनस रूट 3/2 है, मतलब अभी मुझे क्या पर करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन ऑफ क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ माइनस रूट 3/2 कब होता है, ये आपको देखना है, कौन से एंगल पे होता है, 240 पे। ठीक है, 240 पे लिख दूँ, कैसे पता चलता है वो, और मेरे को इतना मैथ्स नहीं आता है, तुम बताओ। हाँ, ऑल साइन 10, सही है ना, साइन इधर माइनस हो जाएगा, इस एंगल में माइनस होता है, नेगेटिव, अपना माइनस रूट 3/2 आ रहा है, मतलब इधर किधर तो आएगा, सही बात है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस ऑल साइन, हाँ रे, ये तो पॉजिटिव रहता है, और बाकी जगह यहाँ हर जगह। अब हमें यहाँ पता है, देखो ये कितना है, 3π/2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अपने को पता है, इधर से ही दिख रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर है, हमें पता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में मोशन हो रहा है। हा ना, मग 270च्या पुढेच आहे ना अँगल, 270 नंतरचा तो अँगल बघायचा आपल्याला। हां हा ना, मग 270च्या पुढचा अँगल येणार, तो जो काही येणार। अब वो कितना आएगा, तो ये 60 डिग्री इधर डाल दो, तो सही बात है ना, तो 300 आ जाएगा। सो ओमेगा टी मेरा आ जाएगा 300 डिग्री, मतलब कितना होता है रेडियन में, या फिर क्या कर ले, मुझे ये बताओ साइन ऑफ 2π माइनस थीटा कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या, 300 लिया इंटू π/180 कर दो, सो ये 0 गया, ये 0 गया, 5 6 35 6 6 2 6 3 5/3 5π/3, कौन सा, ये पूरा। तो अपना फाइनल एंगल जो आ रहा है ये पूरा, इसको ओमेगा टी लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा, ठीक है। तो मेरा पूरा फेज एंगल कितना आ रहा है, फेज एंगल मेरा आ रहा है, नहीं ना, 5π/3 प्लस 5π/3, हाँ, क्यों माइनस होगा भाई, इसका तो हमने डायरेक्ट एंगल निकाल लिया ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्ट निकाला ना हमने, हाँ या नहीं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकाला ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 तेरी 12 प्लस 5 कितना होता है, 12 और 5 17 π/3 आंसर है क्या, तो सही किया अपन ने। वापस से एक्सप्लेन करूँ, मेरे को वहाँ से नहीं समझा। हाँ बताता हूँ ना, ये एंगल से नहीं समझ में आया ना, यहाँ तक तो ठीक है। अपने को वो पता है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये समझ में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया, ये 90 तक गया, फिर 180 तक गया, फिर 270 तक गया, फिर 270 से 360 के बीच में है वो, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कितना डिग्री एंगल है, तो अपने को पता है कि साइन 60 रूट 3/2 होता है, साइन 60 रूट 3/2 होता है, तो मैंने इधर से रूट 3/2 लिया, वो नेगेटिव एंगल है इसलिए उल्टा लिया मैंने, है ना। वो आपको पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो मुझे बस ये एंगल निकालना है, कितना है, कौन सा, क्लॉकवाइज एंगल निकालना है। सो ये 300 है, 360 में से 60 गया 300 को मैंने किस में कर लिया, 300 डिग्री मेरे पास एंगल आ गया, 300 इंटू π/180 कर लिया, और ये 0 0 गया, 6 35 6 5/3 आ गया, 5π/3 आ गया। दिस इम्प्लाइज ओमेगा टी इज 5π/3। फेज एंगल आ गया वो 4π पहले का, क्योंकि 2 ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया है, तीसरे ऑसिलेशन में बीच में फंसा हुआ है, तो कितना एंगल उसने कवर किया तीसरे ऑसिलेशन में, इतना। टोटल एंगल कितना हो गया, तो दोनों का ऐड कर दिया।
सही बात है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंपल पेंडुलम। जितना ये सिंपल लगता है उतना सिंपल है भी, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। बट ठीक है, हम लोग थोड़ा लिमिटेड टाइम में इसको पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम होता क्या है वो बताओ। मास कनेक्टेड विद द लाइटवेट स्प्रिंग ऑन द रिजिड सरफेस। ठीक है, तो एक रिजिड सपोर्ट ले लो, जैसे अपनी ये सीलिंग है, सीलिंग से पंखा जैसे लटका है वैसे एक रस्सी लटका दो, रस्सी के ऊपर एक छोटा सा हैवी मास लटका दो, है ना। हैवी मास के लिए अपन ये भी ले सकते हैं, रस्सी के लिए कोई थ्रेड भी ले सकते हैं, लटका देंगे ऊपर से और ऐसे करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, इट विल ऑसिलेट। सिंपल, दैट इज सिंपल पेंडुलम। तो ये ऐसे मूव करता है। 11 से पढ़ते आ रहे हो आप, है ना, या शायद स्कूल में भी पढ़ाया होगा सिंपल पेंडुलम, है ना। तो वही तो पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे इसकी, इसके पीछे का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ऑसिलेट करते रहता है। इसकी खास बात क्या है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2π√L/g। हम प्रूव करेंगे इसको। दिस टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। जी तो वैसे भी कांस्टेंट है उस लोकेशन पे, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, 2π इज अ कांस्टेंट नंबर। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। आपने पेंडुलम को 10 डिग्री से ऑसिलेट करा या 5 डिग्री से उसका ऑसिलेट करा, उसका एम्पलीट्यूड कितना भी रखो, टाइम पीरियड सेम आएगा। ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ तो टाइम पीरियड शायद से कम होगा, और ज़्यादा से डिस्प्लेस करके छोड़ो तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ऐसा लगता है, बट होता नहीं है। दूसरा, अगर मैं बॉब का मास 1 kg के बदले 2 kg कर दूँ, हेवी कर दूँ बॉब को, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड उस केस में क्या होगा, क्या लगता है, कम होगा ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला बता रहे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड में उस केस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस पेंडुलम की खास बात है। सो पेंडुलम कीप्स टाइम एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इन फिजिक्स। और इसका यूज़ ओल्ड टाइम में क्लॉक्स के लिए करते थे, है ना, बिकॉज पेंडुलम कीप्स टाइम। तो त्याचा वेळ पाळतो, मराठीत म्हणायचं तर मराठीत काय म्हणणार, हा पेंडुलम त्याचा वेळ पाळतो। म्हणजे एकदा जर त्याला ऑसिलेशनला 1 सेकंड लागत असेल तर पुढच्या ऑसिलेशनला त्याला 1च सेकंड लागणार। सो इट विल कंसिस्टेंटली हैव द सेम टाइम पीरियड, बिकॉज हमारा फॉर्मूला बता रहा है कि लेंथ अगर कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है। यही तो खास बात है, लेंथ उसकी कांस्टेंट रहेगी तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। अब जो ऑब्जेक्ट्स की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। थ्रू आउट डे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ तो लेंथ में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। थ्रू आउट सीजन टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होने की वजह से लेंथ में फ्लक्चुएशंस आते हैं। दैट कॉजेस स्लाइट एरर इन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जिसके वजह से जो पेंडुलम क्लॉक थी वो एक तो स्लो डाउन हो जाती थी या तो आगे निकल जाती थी, एक तो पीछे चली जाती थी या आगे निकल जाती थी, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। कुछ मिनट्स या कुछ सेकेंड्स से फ़र्क पड़ जाता था ओवर द टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस पेंडुलम। तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिससे हमने पेंडुलम क्लॉक्स बनाई, क्योंकि उस टाइम पे उससे बेहतर कुछ अपने पास था नहीं। उससे पहले हम लोग टाइम कैसे मेजर करते थे, बाय मेजरिंग द शैडो, हाइट लेंथ ऑफ शैडो। एक यहाँ पर मेरे ख्याल से पूना में, हाँ जंतर मंतर तो है, जंतर मंतर वो बड़ा सेटअप है, और पूना में आप जाओगे तो आयु का सेंटर है, वहाँ पर एक उसका ही सिमिलर टाइप का एक छोटा सेटअप बनाया है जो सन के मोशन पे से आपको टाइम बताता है। उसकी शैडो पड़ती है अलग अलग जगह पे। इंडिया में जंतर मंतर तो है, वो तो समझ लो वो एकदम ज़बरदस्त क्लॉक बनाया उस टाइम पे। तो बेसिकली टाइम जो है वो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल मोशन के हिसाब से ही बनाया गया है। जिस तरह से मोशन होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम स्केल्स हमारे बने हैं, है ना। जो भी हमारे कोई भी आप धर्म ले लो, कोई भी शास्त्र ले लो, उसके जो भी टाइम स्केल्स हैं वो उसके हिसाब से बना है। तो ये भी जंतर मंतर वाला भी उसी तरीके से बना था। उसके बाद ये आयुका में आप जाओगे, पूना में, पूना यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर है आयुका सेंटर, तो वहाँ पर आपको उसी टाइप का एक क्लॉक मिलेगा जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो सन के शेडोज से टाइम बताता है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है ना। तो यहाँ पर
ये पेंडुलम जो था ये पहला ऐसा डिवाइस था कि जो सन के और इसके ऊपर डिपेंड नहीं था, वो अपना अपना टाइम बता सकता है ना। बट इसमें भी एक चीज़ है जी, जो आपको पता है कि कांस्टेंट नहीं है, वो स्लाइटली वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको बहुत स्टैंडर्ड नहीं बना पाए, ओवर द टाइम हमें इसको भी रिप्लेस करना पड़ा। इसके बाद हमारे कौन से डिवाइसेस आए घड़ी के अंदर? क्वार्ट्स, ये सुना होगा आपने, क्वार्ट्स जो घड़ी के ऊपर लिखा रहता है कई जगह पे। तो क्वार्ट्स इज़ अ काइंड ऑफ क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जिसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो इट ऑसिलेट्स, ऐसा समझ लो, इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस, और वो वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो दैट प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन दिस। फिर अभी आज के टाइम में तो हम लोग टाइम कीपिंग के लिए वी यूज़ एटॉमिक क्लॉक्स, जिसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से कुछ रेडिएशंस होते हैं, उन रेडिएशंस को काउंट किया जाता है, और वो ज़्यादा स्टैंडर्ड है इनके कंपैरिजन में। वो और कुछ लाख सालों में माइक्रो सेकेंड्स या उससे भी छोटा एरर आता है उसमें, ठीक है। इनमें कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में एरर आता था, इसमें कुछ सालों में एरर आता था, अभी कुछ मिलियन ईयर्स में एरर आने वाले डिवाइसेस बना दिए। मतलब बहुत एक्यूरेट डिवाइसेस है ना। और ये जो सारा हमारा टाइम मेजरमेंट है वो हम एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से ही करते हैं, ये एक ध्यान में रखो। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के हिसाब से हमारा टाइम मेजरमेंट होता है, टाइम स्केल्स मेंटेन होता है। तो अब ये सिंपल पेंडुलम इतना खास है तो हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g, ये बेसिक फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। एंड इट सीम्स टू बी सिंपल बट इट इज़ नॉट सिंपल। जब आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो यू विल नोटिस कि ये जो फॉर्मूला है वो इतना सिंपल है नहीं पेंडुलम के लिए, ठीक है। बट टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन वी कैन स्टिल यूज़ दिस फार्मूला, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए लेट अस कंसीडर द सिंपल पेंडुलम। स्टैंडर्ड डिज़ाइन, रिजिड सपोर्ट है, इससे हमने आइडियल स्ट्रिंग लिया। आइडियल स्ट्रिंग कैसा है? वेटलेस, ट्विस्टलेस, है ना, और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस बोलो या वेटलेस बोलो, बात एक ही है। वेटलेस, ट्विस्टलेस, इनएक्सटेंसिबल। वेटलेस मतलब उसका मास हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ट्विस्टलेस मतलब रोटेशनल मोशन नहीं आएगा, और इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ कांस्टेंट है, कुछ भी हो जाए लेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये अजम्पशंस के साथ हमारी आइडियल स्ट्रिंग है, और यहाँ पर एक पॉइंट मास लेके चलेंगे हम लोग। ये हो गया अपना आइडियल पेंडुलम। रियल पेंडुलम में पॉइंट मास होता नहीं है, ऐसे दुनिया में कोई पॉइंट मास है नहीं, है ना, हर चीज़ को साइज़ है। तो रियल पेंडुलम के केस में ये हो जाएगा अपना छोटा सा मास, स्मॉल हेवी मेटल स्फीयर, ठीक है, दैट विल एक्ट एज सिंपल पेंडुलम। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड सिंपल पेंडुलम, और ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा आगे और पीछे। वी विल कंसिडर स्मॉल ऑसिलेशंस, स्मॉल एंगल के लिए हम लोग इसका ऑसिलेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। और हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्लियर है। तो देखो टाइम पीरियड के लिए पहले तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये पहले सोच लो। सो टाइम पीरियड का अपना ये फॉर्मूला हमको पता है, 2π/ω पता है। दूसरा वो टेक्स्ट बुक में यूज़ किया है, क्या फॉर्मूला है? 2π/√ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट। क्या है वो फॉर्मूला? देखो ज़रा, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ऊपर क्या है? 2π है ना, ये टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला है। हाँ, और मैं ये यूज़ करूँगा, चलेगा, हम लोग ये यूज़ कर लेंगे 2π/ω। ओके, चलो। तो सिंपल पेंडुलम का अपने को टाइम पीरियड प्रूफ करना है। फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g। कैसे प्रूफ करेंगे? डायग्राम बना दिया है मैंने, ठीक है। ये अपना बॉब है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, एक जैसे ही बना देता हूँ। सो वी विल कंसीडर बॉब एज पॉइंट मास। हाँ, तो अपना स्टैंडर्ड सिंपल पेंडुलम लिया है आइडियल, इसका मास है m। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज बॉब। और ये क्या है? ये स्ट्रिंग है और ये है बॉब, ठीक है। इस स्ट्रिंग का लेंथ ले लो L। हम लोग अजम्पशन क्या कर रहे हैं? वी विल कंसीडर स्मॉल एंगल्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आया T, फोर्स जो है वो आएगा mg जो कि नीचे है। अब ये फोर्स के हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, टेंशन के भी निकाल सकते हैं, फोर्स के भी निकाल सकते हैं। वी विल टेक दिस प्रोसीजर, क्योंकि जो हमें डेरिवेशन करना है उसमें ये वाले प्रोसीजर से अपना आंसर आएगा। सो यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी, दिस एंगल इज थीटा, तो ये थीटा हो गया। सो दिस विल बी mg cos थीटा, यस और नो? देख लो ये वाला क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब मैंने
mg के कंपोनेंट निकालने का यहाँ पर एक लॉजिक है, क्योंकि हम लोग SHM पढ़ रहे हैं, हम लोग को चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमने स्मॉल एंगल लिया है। वी आर अज्यूमिंग दैट द मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ फॉर स्मॉल एंगल। ये लार्ज एंगल के लिए ऐसा मोशन होगा, लार्ज एंगल के लिए। जब मैं इस एंगल को छोटा करते जाऊँ तो ये मेरा पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ से कैसा पाथ होते जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग लीनियर SHM वाला फिजिक्स लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि हमें इसको क्या बनाना है? लीनियर SHM बनाना है। और एक बार लीनियर SHM बना दिया तो अपने को उसका फिजिक्स पूरा आता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये अजम्पशन किया है कि एंगल इज़ वेरी स्मॉल एंड फॉर स्मॉल एंगल्स पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर SHM। फॉर, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर, इस पे क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछेंगे कि प्रूव दैट फॉर स्मॉल एंगल द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लीनियर SHM। सो फॉर स्मॉल एंगल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लीनियर SHM। ठीक है, इस पे क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि प्रूव दैट दिस। तो यही सारा प्रोसीजर है। तो यहाँ पर फोर्स mg के कंपोनेंट बनाने का रीज़न ये है कि mg का एक कंपोनेंट इस तरफ है जो उसको वापस लेके आ रहा है। अगर mg नहीं होता तो ये वापस नहीं आता, सोचो। सो mg इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। सो हियर रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? F इक्वल टू, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, दैट विल बी दिस फोर्स mg साइन थीटा। मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट थीटा है, यहाँ पर माइनस साइन देंगे, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ, सो देयर इज अ माइनस साइन। याद करो हमने SHM में सीखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर की जगह माइनस साइन दे देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये पता है क्या आपको? दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कैलकुलेटर निकाल के आप कर सकते हो। साइन 0 आ जाएगा 0, साइन 1 डिग्री निकाल के देखो, देखो चेक करो। जीरो डिग्री 0 रेडियन 0.017। अब उसको कर दो रेडियन में। रेडियन में कैसे करते हैं डिग्री को? इंटू π/180 कर दो इस नंबर को, 0.017 को 0.00030 कितने? 30460। ठीक है, साइन ऑफ 5 डिग्री करो बस। ठीक है, साइन ऑफ 5 डिग्री, हाँ 5 डिग्री निकालो। साइन ऑफ 5 डिग्री 0.0871 और उसको भी यहाँ कर दो रेडियन में 0.001523 आगे बहुत। साइन ऑफ 10 डिग्री निकालो 0.17364 आगे बहुत है। ठीक है, इधर देखो, इधर रेडियन में निकालो कितना आ रहा है? इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180 करो 0.03046 दिखा जरा कैलकुलेटर तेरा।
Sir, 13026. ठीक है, साइन ऑफ 10 173, ठीक है। साइन ऑफ 10 ओके इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180, ठीक है। अच्छा, अपन ने इनको भी डिग्री में करना। एंगल थीटा जो है ना, इसको भी कर दो रेडियन में, तो 0 रेडियन तो 0 ही होता है। 1 रेडियन कितना होता है? 1 इंटू पाई बाय 180 करेगा तो 3.14 डिवाइड बाय 180 कर दे, कितना आ रहा है? 3.14 डिवाइड बाय 180 कर दे, 1744, ठीक है, ओके। क्या किया तूने? साइन भी निकाला क्या? नहीं, 3.14 डिवाइड बाय 180 किया, ठीक है। फिर 5 इंटू 3.14 0.872, ठीक है, 0872 आएगा बघ बरं। हां, पाय बाय 180 ला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं। मला हा रेडियनमध्ये पाहिजे, 5 डिग्री किती येत आहे? 0.872 का बरं असे रिजल्ट्स येत आहे? हां, 5 डिग्री को रेडियन में करो। 5 डिग्री को रेडियन में आणि 10 चा 1.744 सर 5 डिग्री का रेडियन में 1.57 आ रहा है। सिर्फ 5 डिग्री का कितना आ रहा है? आणे माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर आणि तुम्ही काय कॅल्क्युलेशन करताय? नाही ते राही दे, हाँ 0.8 ये साइंटिफिक है ना। फाइव इंटू 3.14 पाई बाय 180 करेंगे तो ये डिग्री में 5 डिग्री है ना। 5 डिग्री का कवर कर लिया अपन ने, 5 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सो ये आ गया 0.0, साइन 1 जे आहे ना ते 0.017 आहे। हो ना, चेक करूनच घेतो। 3.14 डिवाइड बाय 180, सो इट इज़ 0.0174, ठीक है। मैं सिर्फ ये एंगल्स को 1 डिग्री, 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, सॉरी 5 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, ठीक है। 17 कितना था? 873 था, 872 था, देखो तो इंटू 5 872 था, हाँ ठीक है। और 10 डिग्री भी कर लो, सो ये आ जाएगा 0.1744। हाँ, इतना ही बताना था मुझे। इतना बताने के लिए तुम लोग कितना टाइम पास करते? इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रा यहाँ देखना ध्यान से, ये जो वैल्यूज़ है ये मैंने एंगल डिग्री में लिया है। साइन ऑफ 0 डिग्री को का आंसर आ रहा है 0 डिग्री, है ना। या फिर ये तो आंसर है, इसको डिग्री में नहीं लिखते। साइन ऑफ 0 डिग्री आ रहा है 0, ठीक है। या फिर साइन ऑफ 0 रेडियन भी कितना आ रहा है? 0। साइन ऑफ
1 डिग्री विच इज साइन ऑफ कितना रेडियन, 1 डिग्री इज 0.01744 रेडियन एंड दैट इज इक्वल टू 0.01744 ही आता है वो। क्या समझ में आ रहा है इससे? साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा आ रहा है क्या? इधर देख लो, साइन ऑफ दिस 5 डिग्री इज इक्वल टू सेम है क्या? साइन ऑफ 10 डिग्री और साइन ऑफ 10 डिग्री, ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री इन रेडियन, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आ रहा है। सो अप टू 10 डिग्री अगर जाते हो तो साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर थीटा मेजर्ड इन रेडियंस। इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर सेम करोगे tan ऑफ थीटा के साथ तो वो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, कॉस के साथ नहीं आता है, कॉस के साथ ऐसा मत करो। ठीक है, साइन और tan के लिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है? साइन ऑफ थीटा इज क्लोज टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। ये यहाँ पर मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करके निकाला। सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो क्या है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन? फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो आई कैन रिप्लेस दिस इक्वेशन बाय माइनस एम जी थीटा। यस सर। अब एक और आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इक्वल टू आर थीटा। अगर मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ है एस, जिसका रेडियस है आर, एंगल है थीटा, तो उसमें ये रिलेशन। अब यही सिचुएशन यहाँ देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू एल थीटा? दिस इज x। लीनियर एसएचएम लेके चल रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मीन पोजीशन से x, तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? सो देयरफॉर ऑल्सो, ये लिख दिया हमने, मैथमेटिक्स से अपने को पता है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन एल। माइंड दैट थीटा इज इन रेडियन, रेडियन यूनिट्स। याद रखो, ये सारा डिस्कशन हो रहा है थीटा इन रेडियन यूनिट्स, तभी हम ये सब कर सकते हैं। डिग्री में ये अप्रोक्सीमेशन नहीं चलते। डाल दो इधर, क्या हो जाएगा? f इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल, ये आ गया। तो इसको मैं l को यहाँ लिख लूँ, सो f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। ऐसा कब होता है? दिस implies that the motion of simple pendulum for small angles is a linear SHM। सही है, हमने प्रूफ कर दिया। क्या ये लीनियर एसएचएम है? क्योंकि इक्वेशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, ये लीनियर एसएचएम है। हमें पता है, क्योंकि अब लीनियर एसएचएम हमने इसको प्रूफ कर दिया, हम लोग लीनियर एसएचएम का फिजिक्स यहाँ लगा सकते हैं। इन लीनियर एसएचएम f इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, या फिर f इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये पता है क्या? k इज एम ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो मैं डायरेक्ट लिखा, चाहिए तो लिख लो एक स्टेप ज़्यादा, माइनस के एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि k का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, सिंस। ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा। ये इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। लेफ्ट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स है, इधर भी लेफ्ट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स है। राइट साइड में कोई तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इधर राइट साइड में अपना एसएचएम का इक्वेशन है, दोनों एसएचएम है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं? माइनस एम जी अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एम गया, एक्स गया, माइनस माइनस भी गया, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया? क्या आ गया? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। इन एसएचएम टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब इसको उल्टा कर दो, हो गया क्या प्रूफ? सिंपल था। टास्क कौन सा डिफिकल्ट था? इसको लीनियर एसएचएम प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं था, आपको पता नहीं है ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे बताना पड़ा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन याद रखो, ठीक है?
ये मैंने 11th में भी पढ़ाया है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तब ध्यान नहीं दिया था। लो लिखो, ये जो इक्वेशन है टाइम पीरियड का, या फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, तो इसी को उल्टा कर दो, 1/2 पाई √g/L हो जाएगा, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? नंबर 1, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। लेंथ ऑफ पेंडुलम कहाँ से कहाँ तक होती है? आइडियल पेंडुलम होता तो ये रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग यहाँ से ही शुरू हुई और ये मेरा पॉइंट मास, तो ये लेंथ होती आइडियल पेंडुलम में। रियल पेंडुलम ऐसा थोड़ी ना होता है, रियल पेंडुलम तो ऐसा होता है। तो आप लेंथ कौन सी लेंगे? यहाँ से यहाँ तक लेंगे, स्ट्रिंग तो इधर से ही कनेक्ट हो रही है, लेकिन हम लोग लेंथ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ बॉब, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो यहाँ से लेंथ लेंगे। ये एक पॉइंट याद रखो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिफरेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये है, लेंथ ऑफ पेंडुलम सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, जो भी रिजिड सपोर्ट है वहाँ से। पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी पे भी डिपेंड कर रहा है, बट जी किसी प्लेस पे कांस्टेंट होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ना। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा है फॉर्मूला में। डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, थीटा पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, थीटा भी गायब है। यहाँ कहीं तो थीटा दिख रहा था बट यहाँ नहीं है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। एंगुलर एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछते हैं स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, कई बार आया है क्वेश्चन। तो ये लॉ है जो अभी हमने देखे, 4 लॉ बताए मैंने, ठीक है। दीज आर लॉज ऑफ पेंडुलम। पहला जो है लॉ ऑफ लेंथ, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीसरा है कुछ तो है वो मास डिपेंडेंसी, और एक और है आइसोक्रोनस, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। ऐसे टोटल 4 लॉ है। तो दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके। उसके बाद एक खास पेंडुलम, मैंने बताया था ये पेंडुलम का यूज़ कहाँ होता है? पेंडुलम का यूज़ होता है क्लॉक, पहले टाइम पे, आजकल कोई यूज़ नहीं करता, बट पेंडुलम का खास पर्पज़ यही था, क्लॉक। तो ऐसा पेंडुलम जो हर सेकेंड पे टिक करे उसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया 1 सेकेंड, उधर गया वापस आया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, ऐसे पेंडुलम को हम बोलेंगे सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड यहाँ डाल दे, यहाँ पर अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड डाल दे तो L इक्वल टू कितना आ रहा है ये आप कैलकुलेट करो तुरंत। G का वैल्यू कितना ले लोगे? 9.8 लेना है, एग्जैक्ट लेना है। G का वैल्यू 9.8 ले लो, कैलकुलेटर उठाओ, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स डालो इस फॉर्मूला में, पाई का वैल्यू 3.14 डालो, L की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ। करो, तुरंत करो, पेन पेपर यूज़ कर सकते हो, करो और बताओ। इसको रीअरेंज करोगे तो आपका आ जाएगा 2 कट हो जाएगा, 1/π आ जाएगा, दैट इज़ रूट ऑफ L/G। सो स्क्वायर करोगे तो G L/G इक्वल टू 1/π²। सो G/π² इज L। G/π² कितना आ रहा है? 0.99 आ रहा है, ठीक है। सो 0.99 मीटर मतलब कितना? 1 मीटर, ऑलमोस्ट 1 मीटर के करीब, 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा। तो ऐसा अगर मेरे पास पेंडुलम का पेंडुलम होगा 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा, 0.99 मीटर, देन इट विल हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। सच अ पेंडुलम इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्योंकि वो हर सेकेंड पे टिक करता है। देखो यहाँ से उस तरफ गया, आया 1 सेकेंड हो गया, वापस आया 2 सेकेंड हो गया एक साइकिल, फिर अगला सेकेंड, फिर अगला सेकेंड। तो हर बार वो 1 सेकेंड का टिक देता है, मतलब वो टाइम कीपिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो घड़ियों में जो पेंडुलम्स लगते थे वो इस तरह के लगते थे, सेकेंड्स पेंडुलम पुराने घड़ियों में। अब प्रॉब्लम क्या है, 1 मीटर मतलब इतना लंबा पेंडुलम होता था, घड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था पुराने टाइम में। फिर बाद में उन लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो छोटा करते हैं।
तो उन्होंने हाफ मीटर का साइज़ कर दिया। हाफ मीटर कर देंगे तो टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ नहीं होगा बट कैलकुलेट करके देख ला, हाफ फिर 1/4 करके देखा, तो छोटा छोटा करते गए उसके साइज़ को पेंडुलम के, और बाद में समझ में आया कि ये पेंडुलम के क्लॉक का क्या प्रॉब्लम है। तो हर सीज़न में उसको सेट करना पड़ता, उसके नीचे एक स्क्रू देते थे लेंथ एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि मेटल का है ना, तो लेंथ तो चेंज होगा ओवर द टाइम लेंथ चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता रहता है सीज़न टू सीज़न। सो कुछ दिनों में टाइम एक तो आगे चला जाता था घड़ी का या पीछे चला जाता था, तो उसको रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत थी। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, अभी नए नए टाइप के अलग अलग क्लॉक्स आने लगे, है ना। ये हो गया अपना पेंडुलम। डिजिटल क्लॉक भी कुछ समय के बाद 1 या 2 साल के बाद डिले देता है, टाइम डिले देने लगता है। अगर उसका सेल एज इट इज़ है, अच्छा है, मतलब सेल नहीं ख़त्म हुआ 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, यू विल सी दैट देर इज़ अ डिले इन टाइम पीरियड। डिजिटल क्लॉक्स काम करते हैं कुछ डिजिटल डिवाइसेस पे, डिजिटल डिवाइस पे उसके अंदर एक क्लॉकिंग डिवाइस होता है, वो पल्सेस काउंट करता है, ठीक है। उसमें भी डिले होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारे क्लॉक्स जो है वो एक्यूरेट है फॉर ऑर्डिनरी पर्पसेस। हमारे डे टू डे लाइफ में चलो 5 मिनट 2 साल में 5 मिनट से एरर आ गया तो अपनी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन फिजिक्स के रिसर्च में फ़र्क पड़ता है ना। टाइम कैलकुलेशन में, स्पेसशिप्स भेजने में 1-1 सेकंड से, माइक्रो सेकंड से भी फ़र्क पड़ता है ना। चलो एग्जाम्पल 5.10 आपको करना है। क्या बोला है एग्जाम्पल में, देखो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10%। टाइम पीरियड 10% से बढ़ गया, ओरिजिनल 100% था तो नया कितना हो गया 110। 110 अपॉन 100 कितना होता है 1.1 या 1.01। 110 अपॉन 100 1.1 t इक्वल टू 2 पाई L/g। अब आपको क्या पूछा है, L निकालने पूछा होगा, ठीक है। आपको क्या पूछा है, L निकालना है। व्हेन द लेंथ इंक्रीज्ड बाय 21 सेंटीमीटर, मतलब ओरिजिनल लेंथ L है तो नया लेंथ क्या हो गया L प्लस 0.21 मीटर में करना है 21 सेंटीमीटर को। फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, मुझे बताओ G चेंज हो रहा है क्या? नहीं। सो वी कैन राइट T1 अपॉन T2 इक्वल टू रूट ऑफ L1 अपॉन L2। L1 L2 की वैल्यूज पता है, देखो क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल टू रूट ऑफ L1 अपॉन L2। लेंथ कितने से बढ़ा, L1 में हमने कितना ऐड कर दिया 0.21 सेंटीमीटर 0.21 मीटर, 21 सेंटीमीटर मतलब। टाइम पीरियड कितने से बढ़ गया 10% बढ़ गया ना। सो ये T1 था तो ये हो गया T1 1.1 T1, सही है। 100 प्लस 1 मिनट आएगा। टाइम पीरियड कितना था, ओरिजिनल T1 था, 10% बढ़ गया। ओरिजिनल 100% था, 10% बढ़ गया, 110% हो गया। 110% मतलब 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 कितना होता है 1.1 होता है। सो T2 हो गया 1.1, T1 हो गया T1, तो ये T1 कट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन 1.1 इक्वल टू रूट में L1 अपॉन L1 प्लस 0.21। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा L1 का। कर सकते हो, होमवर्क में करोगे ये एग्जाम्पल, होमवर्क में करोगे, यस और नो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। 5.11 एक्टिविटी आप खुद पढ़ सकते हो, खुद कर सकते हो। इन समर सीजन अ पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एज अ सेकेंड्स पेंडुलम एंड इट कीप्स करेक्ट टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस। विंटर में क्या होता है, लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कॉम्प्रेशन होता है। समर में एक्सपांशन होता है, विंटर में, समर में उसका टाइम कीप कर रहा है, तो विंटर में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, लेंथ कम हो गई, टाइम पीरियड कम हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, टाइम कम हो गया मतलब क्लॉक जो है आपका पेंडुलम फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, घड़ी पीछे चली जाएगी। आगे, द लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस बाय 1%, हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे। एक दिन में कितना टाइम डिले या कितना आगे बढ़ जाएगी या कितना पीछे चले जाएगी, ये निकाला है, ये निकालना है अपने को क्वेश्चन में। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो अभी कैसे करना है। समर में टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड। ये कैसे पता चल गया 2 सेकेंड है, क्योंकि वो सेकेंड्स पेंडुलम है और वो करेक्ट टाइम रख रहा है, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो क्लॉक करेक्ट टाइम रख रहा है। एक दिन में कितने हो जाएंगे 86400 सेकेंड्स होता है, ये आपको पता है ना। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं 24 आवर्स में 86400 सेकेंड्स होते हैं। सो क्लॉक्स पेंडुलम शुड परफॉर्म
86400/2 43200 ऑसिलेशंस टू कीप द करेक्ट टाइम, है ना। करेक्ट टाइम रखने के लिए कितने ऑसिलेशंस होने चाहिए? 432 नंबर ऑफ सेकेंड्स डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 सेकेंड, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो गए? 43200, 43,200 ऑसिलेशंस एक दिन में वो पेंडुलम करेगा, तो सही टाइम बताएगा। अब अगर लेंथ डिक्रीज हो जाए समर के विंटर में, तो कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल लेंथ L थी, अब कितनी हो गई? 1% कम हो गई, तो 99% हो गई, मतलब 99/100 0.99 L हो गई लेंथ, ठीक है। विंटर में लेंथ कितनी हो गई? 0.99 ऑफ लेंथ इन समर इज लेंथ इन विंटर। सो वापस से T1/T2 वही फॉर्मूला लगाया, T1/T2 इक्वल टू √L1/L2, ठीक है। अब इसमें क्या डालेंगे? टाइम इन विंटर, टाइम इन समर कितना था? 2 सेकेंड्स था। टाइम इन विंटर अपॉन टाइम इन समर इक्वल टू रूट में क्या लिखेंगे? L विंटर अपॉन L समर। L विंटर अपॉन L समर का अपने पास रेशो है √99, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम इन विंटर इज 1.99 सेकेंड। कितने से फ़र्क पड़ गया? 0.01 सेकेंड से फ़र्क पड़ गया, है ना। अब एक ऑसिलेशन में 0.01 सेकेंड से फ़र्क पड़ा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी देखो 43200 इतने सारे ऑसिलेशंस है। सो अगर ये टाइम पीरियड लेंगे तो कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? 43417 ऑसिलेशंस हो रहे हैं। होने कितने चाहिए थे? 43200, तो कितने ऑसिलेशंस का डिफरेंस आ गया? 207, ठीक है, 217 ऑसिलेशंस पर डे। ये क्या हो गए? ज़्यादा हो गए या कम हो गए? ज़्यादा हो गया। एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस कर रहा है वो, ठीक है। सो पर ऑसिलेशन द क्लॉक रेफर्स 2 सेकेंड, है ना। तो कितने? 217 × 2 434 सेकेंड्स एक्स्ट्रा हो गए। 7 मिनट्स और 14 सेकेंड एक्स्ट्रा आपका क्लॉक दिखाएगा 24 घंटों में। मतलब घड़ी क्या जा रही है? पीछे जा रही है, आगे जा रही है? आगे बढ़ रही है, आगे भाग रही है। लेंथ कम होने से जल्दी जल्दी घूम रहा है, उससे टाइम जो है वो घड़ी का आगे भाग रहा है रियल टाइम से, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कंपेयर करो। कोनिकल पेंडुलम कैसा पेंडुलम होता है? ऐसा गोल गोल घूमता है, बॉब सर्कल में घूमता है। यहाँ पर बॉब स्ट्रेट लाइन में, कर्व्ड लाइन में मूव कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री इज इन द प्लेन, यहाँ पर देखो सिंपल पेंडुलम में क्या पूछा है? ट्रेजेक्ट्री एंड द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब इज पार्ट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। सिंपल पेंडुलम में वर्टिकल सर्कल बनता है, वो वर्टिकल सर्कुलर आर्क बनता है। कोनिकल पेंडुलम में इट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, कहाँ पर? कोनिकल में। सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, बट उनका टोटल कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट है, क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, काइनेटिक एनर्जी विल चेंज, बट टोटल रिमेन सेम। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू टेंशन इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कोनिकल पेंडुलम में वो एक कंपोनेंट लेते थे सेंट्रीपिटल फोर्स का, टेंशन का। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट ले रहे हैं, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसको SHM कंसीडर किया है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला उधर था 2π√L cos θ/g, उधर cos थीटा आ रहा था, यहाँ पर 2π√L/g। यहाँ पर थीटा का कोई लॉजिक नहीं है, इसमें थीटा से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर थीटा डिपेंडेंस था, यहाँ नहीं है। स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। कोनिकल पेंडुलम में आप कितना भी घुमाओ, उसको आप हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? टेंशन और mg को कौन बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करने वाला फोर्स नहीं बचेगा कौन से केस में? कोनिकल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम में आप स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते उसको एकदम सीधा कर सकते हो, वो किया जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ बोथ वी हैव इग्नोर्ड द स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड द एनर्जी स्पेंड फॉर इट। हाउएवर द स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्ट्रेच्ड, अदरवाइज इट विल नेवर हैव टेंशन, है ना। तो हम लोग वो स्ट्रेचिंग नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या नहीं ले रहे हैं? एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बट वो होता है ना। एंगुलर SHM नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लंबा टॉपिक है, तो कल की क्लास में इसको ख़त्म करेंगे लेसन को।